हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई फर्स्ट ईयर का सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो एग्ज़ाम डेट है, वो टेंटेटिव डेट जो है वो 6 जून को बताई जा रही है और इसके रिलेटेड अभी हमारे पास जैसे बहुत कम समय है और इसके बीच में हम किस चीज़ की स्टडी करें ताजो हम लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाएँ। क्योंकि हमारी यही हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे गए हैं, उसमें बहुत सारी जो टर्म्स हैं, वो सिलेबस में से और उनकी टाइप से रिलेटेड जो कि आपके सिलेबस में दी जाती है, उसमें से क्वेश्चंस को डायरेक्ट पूछा जाता है। और हम सभी यही गलती करते हैं कि हम बुक्स और नोट्स को पढ़ते हैं और सिलेबस की टर्म्स को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण हम सभी को कभी-कभार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो आज हम करेंगे हमारा जो पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी फर्स्ट ईयर का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट के अकॉर्डिंग। जो हमारा पहला यूनिट है उसका हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टू डिसेबिलिटी। सो हम अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी के बारे में आज हम जानेंगे कि इस यूनिट में किस-किस चीज़ों की ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है और इसमें कौन से जो कॉन्सेप्ट है जो मेन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके लिए पूछे जाने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है? डिसेबिलिटी इसमें हमारा जो पहला यूनिट है हमें इसमें ज़्यादातर डिसेबिलिटी के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको जानना है कि डिसेबिलिटी क्या होती है, उसमें क्या-क्या किस-किस नामों से डिसेबिलिटी को हम नाम जानने हैं। फिर हमारा डिसेबिलिटी फ़ील्ड में लोगों को कैसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, लोग दिव्यांग लोगों को क्या समझते थे पिछले समाज में या पुराना उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है आपके इस यूनिट में आपको पूछा जाएगा। ठीक है? इसके रिलेटेड आपको ये टॉपिक्स जो है दिए गए हैं। जो हमारा पहला जो टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें आपको जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि डिसेबिलिटी को लेकर हमारा लोगों का जो पुराने लोग थे उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे जो पिछले जो डिसेबल लोग थे उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था या ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको नहीं माना जाता था। उनको एक श्राप की तरह या उनको मतलब बुरे कर्मों का फल लगा लो, उनको या तो घर पे अगर डिसेबल कहीं पैदा होते थे तो किसी के घर पे तो उन्हें मार दिया जाता था या फिर उनको फेंक दिया जाता था। कभी-कभार लोग जो है वो जादू टूनों पर भी विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार से उनको जो है एक सही नहीं माना जाता था। उनकी जो दुर्दशा थी वो उस समय में सही नहीं थी। तो कभी-कभार तो हमें उनकी ऐतिहासिक जानकारी भी बहुत कम मिलती है कि दिव्यांग लोगों को किस प्रकार से रखा जाता था या किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ये सब जो है तो बहुत कम लोग थे जो इनके बारे में अवेयर थे, या उनके बारे में कुछ करना चाहते थे, या उनके बारे में कुछ ना कुछ किया था। तो उसके बारे में आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना होता है, आपको दिव्यांग लोगों के बारे में, ठीक है? आपने देखा होगा कि पहले के जो दिव्यांगजन थे या दिव्यांग लोग थे, पहले इनको विकलांग कहा जाता था और अभी इनको दिव्यांग कहा जाने लगा है। तो पहले जो दिव्यांग लोगों को वो अपमानजनक शब्द भी बोलते थे, मतलब उनका सम्मान नहीं करते थे या उनको समाज में रहने के लिए उनको लिए बहुत सारे मतलब उनका बहिष्कार किया जाता था कि हाँ, ये समाज का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार से उनको अ अ, निकाला जाता था समाज में से, जहाँ उनके फैमिली मेंबर्स को वहाँ रहने नहीं दिया जाता था। तो ये सारे जो हैं वो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है। जैसे कि कौटिल्य जी हुए जिन्होंने दिव्यांग लोगों को जो अपमानजनक शब्द बोलते थे उन पर प्रतिबंध लगाया था कि नहीं, इनके लिए कोई कोई विशेष कानून बनाए थे कि अगर कोई किसी को अपमानजनक शब्द बोलता है तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से प्राचीन हो
प्राचीन हिंदू संस्कृति एवं बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी जो जड़ बुद्धि और अन्य देशों के समान भी पूर्व जन्मों के पापों का फल जो है इसे कहा जाता था। उसी प्रकार से गुप्त सम्राट के समय में भी शारीरिक रूप से दिव्यांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इसके बाद हम सभी इसके बाद में जब धीरे धीरे से प्रोग्रेस हुई तो सभी धर्मों में से हिंदू, बौद्ध, जैन तथा इस्लाम आदि के उपदेशों में अक्षम व्यक्तियों को सम्मान देने एवं उनकी सेवा प्रदान करने हेतु कार्य किए जाने लगे। एक पंचतंत्र बुक जो कि विशेष शिक्षा की एक प्रमुख बुक मानी जाती है उस समय पर, जो कि विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई थी। ये पंचतंत्र बुक में अ, एक राजा जी के पास, मतलब राजा थे जिसके 5 पुत्र थे, उसमें 3 पुत्र जो थे वो जड़ बुद्धि या अ, बुद्धिहीन माने जाते थे या मंद बुद्धि थे। तो उनको शिक्षा देने के हेतु ये पुस्तक की रचना की गई, जो कि आज तक की सर्वश्रेष्ठ बुक में मतलब स्पेशल शिक्षण में एक सर्वश्रेष्ठ बुक मानी जाती है। ठीक है, ये बुक आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिख सकते हो। और इसके बाद जो है आपको पता है, जैसे एक सूरदास जी हुए हैं जिन जो कि ब्लाइंड थे, जन्मजात ब्लाइंड थे सूरदास जी। और उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी, तो वो भी इस मतलब समाज का एक अंग बने। और उन्होंने जो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हुए जिन्होंने समाज के लिए और बहुत सारे कार्य किए हैं और जिनको स्वीकार भी किया गया है, जैसे लुइस ब्रेल हो गया, वो एक इंटरनेशनल मतलब थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 6 बिंदुओं की रचना की जिससे कि जो अंधे लोग थे, जहाँ ब्लाइंड लोग थे, वो भी अपनी शिक्षा ले सकते थे उन 6 बिंदुओं की मदद से। तो इस प्रकार से जो आविष्कार नए किए गए, जहाँ लोगों के हुनर को देखा गया और इस प्रकार से लोगों को शिक्षण दिया गया, उनको व्यवसाय की ट्रेनिंग दी गई। तो ये इस प्रकार से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, धीरे धीरे करके उनकी मतलब दुर्दशा में सुधार आया। जैसे अभी पहले विकलांग बोलते थे, अभी उनको दिव्यांग बोलते हैं। तो उनको आजकल क्या है, बहुत सारे स्कूल्स भी मंदबुद्धि स्कूल्स हैं, डेफ स्कूल्स हो गए, ब्लाइंड स्कूल्स हैं, तो उनको शिक्षा दी जाती है, वहाँ उनको व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारा अभी जो है इनके में सुधार देखा जा रहा है। तो इस प्रकार आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। जो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में अ, हमेशा मतलब पूछा जाता है। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन, भले शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है और कितने हैं, और कौन से मॉडल क्या काम करता है, उसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, के क्षेत्र में 5 जो है वो इम्पोर्टेंट मॉडल है। और 5 कौन से मॉडल है, जिसमें कि 5 मॉडल है। अ, 5 मॉडल्स को ध्यान में आपने रखना है। पहला मॉडल है हमारा ट्रेडिशनल मॉडल, दूसरा मॉडल है हमारा चैरिटेबल मॉडल, तीसरा है हमारा मेडिकल एंड सोशल मॉडल, एंड लास्ट वन इज हमारा ह्यूमन राइट मॉडल। ठीक है, ये 5 मॉडल है और जिनके सभी के अलग अलग कार्य हैं, जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करते थे। ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल मॉडल जैसे परंपरागत चला आ रहा था कि वो दिव्यांग लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जहाँ उनको मार देते थे, जहाँ फेंक देते थे। तो वो एक ट्रेडिशनल मॉडल का काम था, जिस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जो हमारे ट्रेडिशनल लोग थे, जहाँ बहुत सारे अभी भी लोग हैं, जहाँ की जनजातियाँ ऐसी हैं जो समाज के साथ अभी भी इतना अवेयर नहीं है, जहाँ उनके पास इतनी शिक्षा नहीं है, तो वो ट्रेडिशनल मॉडल के तरीके से जीते हैं। तो उनके पास अगर बाई चांस उधर मतलब उनके कहीं आसपास में ऐसी चीज़ देखी जाती है, तो वो ट्रेडिशनल मॉडल्स को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है, जहाँ डिसेबल को मार देते हैं, या फिर टूना टाना करते हैं कि ये सही हो जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है, ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैरिटेबल मॉडल। चैरिटेबल मॉडल क्या है हमारा, इसमें
दान की भावना या दया की भावना से दिव्यांग लोगों को देखा जाता है। तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि दया और दान की भावना से कौन-सा मॉडल जो है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करता है। तो इसमें आप लिख सकते हो हमारा जो अ चैरिटेबल मॉडल है वो दया और दान की भावना से दिव्यांग लोगों को देखता है और उनके लिए जो है वो दान करते हैं। उनके लिए फिर वहाँ जो चैरिटेबल सोसाइटी बनाते हैं उसमें उन लोगों को शिक्षण दिया जाता है, उनकी प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो सारा काम जो है वो चैरिटेबल मॉडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा जो मेडिकल मॉडल। मेडिकल मॉडल में क्या आता है? हाँ, मेडिकल मॉडल में आपको पता है कि जो भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग-अलग प्रकार के उपकरण उपकरण दिए जाते हैं, जहाँ उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनका निदान किया जाता है। निदान इन द सेंस कि जैसे कोई बच्चा डिसेबल हियरिंग लॉस है, तो हियरिंग लॉस वाले को वो उनका ऑपरेट कर सकते हैं या उनको उपकरण उनके निदान करेंगे कि ताकि उनका हियरिंग लॉस जो है कितना है, उसके लिए वो कोक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं, उनको बच्चे को हियरिंग एड प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर कौन-सी हियरिंग एड उसके लिए सूटेबल रहेंगी, जैसे हमने बीटीई पढ़ा है, सीआईसी पढ़ा है, इन द कैनाल पढ़ा है, ठीक है, पॉकेट हियरिंग लॉस पढ़ा है, मतलब बहुत सारी जो हमारी हियरिंग एड के भी आगे प्रकार है। तो उस प्रकार से कौन-सा हियरिंग एड बच्चे के लिए परफेक्ट है, वो हमारा जो काम करता है वो मेडिकल मॉडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मॉडल। सोशल मॉडल के अंतर्गत आता है जो भी हमारे समाज में जो दिव्यांग लोगों को बाधाओं का या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो वो हमारा जो सोशल मॉडल है उन बाधाओं से मुक्त करने के लिए या बाधाओं को ख़त्म करने के लिए जो सोशल मॉडल है बनाया गया, जिसमें कि जो डेफ लोग हैं वो अपने एनवायरनमेंट में कहीं भी जा आ सके, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए रैंप वगैरह की सुविधा करना, लिफ्ट वगैरह की बनाना, रेलिंग वगैरह का प्रावधान करना उनके लिए, उस चीज़ का या देखना कि कहाँ-कहाँ जो डिसेबल लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, किसी को किसी न किसी प्रॉब्लम में आती है, तो उनके हल करने के लिए भी सोशल मॉडल जो है वो आगे चलकर उनकी हेल्प करता है। बाय चांस किसी को उसके राइट्स के लिए नहीं मिल रही, जैसे कि कई जगह होता है कि दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षण रखा जाता है, तो बाई चांस उनका जो आरक्षण है उससे सीट रिजर्वेशन हो गया, कहीं भी कॉलेज में एडमिशन रिजर्वेशन हो गया उनकी, और कहीं जगह पे अगर उनको जॉब के लिए रिजर्वेशन वो नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए भी सोशल मॉडल के अंतर्गत वो अपनी चीज़ के लिए जहाँ समाज से पूछ सकते हैं, समाज को बता सकते हैं, तो जो इस चीज़ के मॉडल में कार्यकर्ता होंगे वो आगे चलकर इनकी उनके अधिकारों के राइट्स को उनको दिलाने में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे हमारा है ह्यूमन राइट मॉडल, क्योंकि सभी का जो ह्यूमन राइट मॉडल है उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य करता है कि ये इनका राइट है, इनका हक है इस चीज़ पर, तो ये इनको मिलना चाहिए। उसके लिए जो है हमारा ह्यूमन राइट मॉडल जो है वो कार्य करता है। तो ये सब हमने जो पढ़े हैं ये 5 मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें ट्रेडिशनल मॉडल, चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल एंड ह्यूमन राइट मॉडल। होप उम्मीद करती हूँ कि ये आपको जो फर्स्ट 1.1 है इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस अगर इसके रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अभी हम जो नेक्स्ट इसमें 1.2 का करेंगे, ठीक है।